हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पीडीएस सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव, फिर उसका फंक्शन, उसके चैलेंजेस और उसको कैसे इफ़ेक्टिवली और ट्रांसपेरेंस बनाना है उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। जस्ट मैं बताऊँगी आपको, मेरे नोट्स दिखाऊंगी, आप भी प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं। और ये ऐसा मतलब ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो हम पढ़ रहे हैं ना जीएस 3 में, एग्रीकल्चर जो है हमारा, तो वो मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में भी उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 2025 के लिए पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अभी से अपने नोट्स बना के रखें, ताकि जो आपका मेंस का ड्यूरेशन होगा उसमें आप सिर्फ रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। आपको वहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट रिसेंट वाला जो डाटा होता है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, उसमें जो डाटा आया होता है उसी के बारे में आपको लिख के रखना है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम पीडीएस के बारे में जानने वाले हैं। पीडीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी न्यूज़ में था, या फ्राइडे को ही इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था द हिंदू में। उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना चाहिए था उस आर्टिकल में से, तो वो भी मैंने वहाँ पे लिखा था। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फॉलो करें, अपने आंसर लिखें, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं ये भी देखेंगे। और जो शांता कुमार कमेटी बनी थी 2014 में, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे वो भी हम देखेंगे। और साथ में इसके ऊपर जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ आपको, उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है 22 का, 2022 का है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसके बारे में हमें 150 वर्ड्स में लिखना था। ये 10 मार्क का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे चैलेंजेस लिखने थे पीडीएस के, और इसको कैसे इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं उसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम पीडीएस है क्या। तो पीडीएस देखो कैसे वर्क करता है और है क्या। तो पीडीएस यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है पीडीएस की। पीडीएस system evolved as a tool to manage food scarcity through distribution of food grain at affordable prices. Today it represents one of the most successful food management networks covering around 80 crore beneficiaries. तो इसके अंदर 80 करोड़ बेनिफिशरीज आते हैं। इसका लाभ उठाने वाले लोग इतने हैं पीडीएस का। पीडीएस एक माध्यम है जहाँ पे आपको फूड मिलता है, जैसे कि वीट हो, राइस हो, अदर भी कहाँ पे दाल और शुगर भी मिलती है, सॉल्ट मिलता है किसी किसी स्टेट में, मतलब हर स्टेट में अलग अलग होता है ना, तो स्टेट वाइज अलग अलग चीज़ें मिलती है। वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती है आपको। तो ये डेफिनेशन जो है ये मिनिस्ट्री की है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले पीडीएस जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1960 में पीडीएस आया था। ये पहले मैनेजमेंट करता था स्केर्सिटी, जो फूड की स्केर्सिटी हुई थी उसको मैनेज करता था। हम बाहरी देशों से हम वीट, राइस प्रोक्योर करते थे, तो जिसको मैनेज करता था और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम पीडीएस का यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ था। फिर 1992 में एक्सपांशन हो गया इसका, और रिमोट वाला जो एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा एरिया कवर किया गया 1992 में। जो एरियाज होते थे जहाँ पे इसकी फैसिलिटी नहीं दी गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है।
और 1997 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने टारगेटिंग पुअर बेनिफिशियरीज, मतलब जो बिलो पावर्टी लेवल के होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुअर लोग होते हैं उनको टारगेट किया है यहाँ पे। इसको TPDS भी बोला जाता है। और ये जो रिमोट वाला एरिया में किया था 1992 में, उसको RPDS बोला जाता है, ठीक है। और हम जब आते हैं 2000 में, वहाँ पे ये AAY वाली जो स्कीम है, सॉरी मैं इसका फुल फॉर्म भूल गई। नेक्स्ट है PDS का ऑब्जेक्टिव, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है, ये रिच लोगों को ऐसा होता है ना, उनको खाने में वो जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिडक्शन करना ज़रूरी है इनइक्वालिटीज़ की, मतलब इनइक्वालिटी, जैसे कि नैरो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड टू द अंडर प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इश्यूज़ क्या है विद पीडीएस के साथ इशू क्या है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। तो यहाँ पे जो CIP बोला हमने, सेंट्रल इशू प्राइस जो होता है, जैसे कि 2 रुपीज़ में या 3 रुपीज़ पर kg जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके फूड। तो ये जो प्राइस है ये 2013 से सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि जो प्रोड्यूस लेते हैं हम फार्मर से उसकी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन जो ये CIP जो है वो स्टिल वही है, सेम है, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। जैसे कि वीट यहाँ पे 2 रुपये kg मिलता था, आज भी उसी प्राइस पे मिलता है। राइस 3 रुपये kg पहले मिलता था, आज भी उसी प्राइस पे मिलता है, जबकि तब जो प्रोड्यूस लेते थे 200 पर क्विंटल पे लेते थे हम उस टाइम पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्राइस सही था उस टाइम पे, लेकिन अब हम कितने में लेते हैं? देखो, वीट जो है वो हम 2709 रुपीज़ पर क्विंटल लेते हैं। क्विंटल मतलब 100 kg होता है उसमें, एक मिनट, 100 kg होता है क्विंटल में, किलोग्राम होता है, सॉरी, हाँ। तो ये इतने में अब मिलता है हमें, पहले 200 में मिलता था, लेकिन अब 2709 रुपीज़ को मिलता है। और राइस की प्राइस आज कितनी हुई है? 3931 रुपीज़ हुई है पर क्विंटल, मतलब इतने में मिले, मतलब लगभग ले लो कि ये 39 रुपीज़ के रुपीज़ पर kg मिलता है और 27 रुपीज़ पर kg वीट मिलता है, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ये सेंट्रल इशू प्राइस का और जो MSP देते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे PDS के साथ एक इशू है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर वीट जो है, मैंने अभी बताया था आपको कि हम इतने में खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि 29 रुपीज़ पर kg। और अभी सब्सिडी जो देते हैं हम बेचते इतने में, लेते इतने में है। सपोज मान लीजिए गेहूँ हम 29 रुपीज़ kg लेते हैं और बेचते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बेचते कितने में है? सेंट्रल गवर्नमेंट 2 रुपीज़ kg। तो डिफरेंस कितना है इसमें? 27, मतलब सब्सिडी कितना देते हैं हम फार्मर्स को? 27 रुपीज़ की सब्सिडी देते हैं पर kg। और राइस का 43 रुपीज़ kg लेते हैं और बेचते कितने में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को? 3 रुपीज़ kg पर kg। और इसमें भी सब्सिडी कितनी मिलती है? 40%, मतलब 40 रुपीज़ पर kg सब्सिडी फार्मर्स को पे करते हैं। मतलब इतना महंगा खरीदते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और सब जो सब्सिडी में जाता है पैसा, उसके मुकाबले में ये बहुत कम मात्रा में प्रोवाइड करते हैं पुअर लोगों के लिए। तो बट इसका जो बर्डन है, मतलब सपोज मान लीजिए 29 रुपीज़ को उन्होंने खरीदा और 2 रुपीज़ को बेचा, तो ये जो लॉस हुआ 27 का, मतलब ये कहाँ से जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बजट रखा जाता है सब्सिडी का, जो फूड सब्सिडीज, ये फूड सब्सिडी ही दी जा रही है ना गरीब लोगों के लिए, तो इसके लिए भी बजट एलोकेट किया जाता है। तो इस साल जो बजट किया है वो 2 लाख करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है फूड सब्सिडीज के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इशू है।
तो इस इशू को मतलब ओवरकम करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम इसमें मेजर चैलेंजेस क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हाउस होल्ड के ऊपर, और बाद में हम इसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, मतलब कैसे इसको स्ट्रांग बना सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस के चैलेंजेस ये है कि इसमें लीकेज एंड डाइवर्जन होता है। तो वो क्या होता है, लीकेज और डाइवर्जन का मतलब क्या है कि जो सब्सिडाइज फूड फॉर पुअर डाइवर्टेड टू ओपन मार्केट, दिस ऑकर ड्यू टू करप्शन एट वेरियस लेवल फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो लीकेज एंड डाइवर्जन जो होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे मान लो, सपोज मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, एक्चुअल 100 लोग हैं लेकिन दिखाए जाते 200 लोग हैं। तो जो एक्स्ट्रा 100 लोग दिखाए जाते हैं उसके जो उनके जो हिस्से का फूड होता है वो क्या करते हैं, ये ओपन मार्केट में ले जाके बेचते हैं। इस तरह से ये लीकेज और डाइवर्जन होता है, और ये अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, वहाँ से अगर वो फूड जाता है स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ पे, तो वहाँ से भी थोड़ा हो जाता है, फिर वो फेयर शॉप पे आता है, तो वहाँ तक बहुत कुछ करप्शन हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, मेजर चैलेंज ये है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि जो हमारे शांता कुमार जो है उन्होंने बोला था कि स्टेट लाइक बिहार एंड यूपी फूड ग्रेन्स डाइवर्टेड बिफोर दे रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरीज, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों के पास वो फूड पहुंचने से पहले ही उसको डाइवर्ट किया जाता है। और उन्होंने बोला था कि इसकी संख्या लगभग 40 से 50% है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा मैंने। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। ये पता नहीं चलता कि किसको ज़रूरत है इस फूड की और किसको नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत पीडीएस में आती है। और हम ये भी नहीं देख सकते ना कि हाँ किसके पास है किसके पास नहीं है, हर घर जाके तो देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिस्टम रिलाइज ऑन बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये उसी के ऊपर रिलाई रहती है, विच इज ऑफन आउटडेटेड एंड इनएक्यूरेट, मतलब वो आउटडेटेड होती है और इनएक्यूरेट होती है। एंड जेन्युइन बेनिफिशरीज एक्सक्लूडेड वाइल नॉन एलिजिबल हाउस होल्ड्स रिसीव बेनिफिट्स, मतलब जिनको ज़रूरत होती है उन लोगों तक पहुंचता भी नहीं है, और जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल इनकरेक्ट बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन लीड एक्सक्लूजन ऑफ पुअरेस्ट फैमिलीज फ्रॉम रिसीविंग बेनिफिट्स। तो ये यहाँ पे बंगाल में यही बीपीएल का इशू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन की क्वालिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, और इसकी कंप्लेंट्स काफ़ी टाइम से आ रही थी मध्य प्रदेश में। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मध्य प्रदेश में लिखा है, जैसे कि डैमेज फूड होता है, कभी कभी पेस्ट लगी होती है, कीड़े लगे हुए होते हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से किया नहीं होता है। ऐसे फूड इन्फेक्टेड फूड ग्रेन्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये एक इसमें चैलेंज है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें चैलेंज, तो ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जैसे कि नो ट्रैक प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने खरीद लिया उसके और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ तक जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है, जो बीच वाली स्टेजेस होती हैं, उस पर कोई ट्रैक नहीं होता है कि कैसे आ रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना लिया है और कितना, मतलब सच में कितना खरीदी किया है और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पर एक ट्रैक होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम स्टेट रिकॉर्ड्स ऑफ फूड ग्रेन आइदर नॉट मेंटेन और मैनिपुलेटेड, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं। और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, जैसे कि पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा लीड टू वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड ग्रेन बिफोर दे रीच फेयर प्राइस शॉप। जो फेयर प्राइस शॉप होता है वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो स्पॉइल और वेस्ट हो जाता है। काफ़ी देखो अब गेहूं में अगर वो कीड़े लगे हुए होते हैं ना, तो उसका पूरा ऐसे वो पेस्ट की तरह बना देते हैं गेहूं का, मतलब उससे अगर ऐसे उठाओगे ना गेहूं को तो नीचे उसका फ्लोर गिरने लग जाता है।
तो इस तरह से होता है। और ये जब आरटीआई फाइल किया था कि तो इसके रिस्पॉन्स में एफसीआई ने एक रिवील किया था डाटा, तो उसमें बताया गया था कि पूरे 6 साल में, जैसे कि आई थिंक 2014 से लेके 20 तक का जो डाटा था उसमें 40,546 टन जो धान था, जो ग्रेन था, वो वेस्ट हो गया था। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना कम है, मतलब स्टोरेज जो जहाँ पे वेयर हाउसेस और ये सब होता है वो फैसिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें करप्शन और माल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती है, जैसे कि हैम्पर इफेक्टिवनेस ऑफ पीडीएस। अगर करप्शन और माल प्रैक्टिसेस होंगी तो ये जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए था, मतलब जो बेनिफिशरीज है एक्चुअल जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे कि कर्नाटका में हमने ये पाया गया था कि वहाँ के फेक राशन कार्ड निकाले गए थे। मैंने अभी बोला ना कि अगर 100 गांव है तो वहाँ पे अगर 100 लोग बेनिफिशरीज हैं, मतलब जिनको चाहिए वो फूड ग्रेन, ऐसे लोग हैं, लेकिन दिखाते कितने हैं, 100 या 200। 100 है एक्चुअल में तो 200 दिखाएंगे, अगर 200 एक्चुअल में है तो 400 दिखाएंगे, मतलब बाकी के फेक दिखाएंगे। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, जो जेन्युइन बेनिफिशरीज होती है उनको वो धान नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें मेजर चैलेंजेस है। और तो इसको कैसे हम अच्छे से इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि मेजर चैलेंजेस क्या है पीडीएस के, और इसको कैसे हम पीडीएस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब इसको कैसे ट्रांसपेरेंट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए और पीडीएस का, और ये बात इन्होंने भी बोली है, शांता कुमार जो कमेटी थी इन्होंने भी यही बोला कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, और ऐसा छत्तीसगढ़ में किया भी गया है। तो यहाँ पे है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, मतलब ये जो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन किया है वो सक्सेसफुल भी हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हो। और यहाँ पे सेकंड, कोई बात नहीं सेकंड यहाँ पे, बट यहाँ पे पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है वो दिल्ली में अप्लाई किया गया है, और जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो इजीली एक्सेस कर पाते हैं पीडीएस को। ठीक है, मतलब पीडीएस से जो भी फूड ग्रेन मिलता है वो इजीली एक्सेस करते हैं, और उनको ज़रूरत भी होती है इस चीज़ की। तो इसका भी हमें हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो बिहार से जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो हर आपको स्टेट में मिलेंगे, इवन तमिलनाडु तक मिलते हैं वो लोग। तो इसका हर स्टेट में लागू करना चाहिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका भी फ़ायदा होता है, लेकिन लोग जो होते हैं वो देखो, अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि 40 या 30 रुपीज़ सब्सिडीज़ है, और वो टोटल मिला के सपोज एक व्यक्ति के लिए 5 kg का अलोकेशन होता है, तो अगर 1 kg 30 रुपीज़ का है तो 5 kg का कितना होता है, 90 और 20, हाँ 150 रुपीज़ होता है। अगर 150 रुपीज़ को आप ट्रांसफ़र करते हो उनके अकाउंट में, हो सकता है कि वो जो गरीब पुअर लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो शराब पीते रहते हैं, या ऐसे जुआ खेलना या सिगरेट पीना, ऐसी चीज़ों पे वो पैसे वेस्ट करेंगे जहाँ पे वो उनको फूड ग्रेन लेके खाना चाहिए था। तो ये भी दिक्कत आ सकती है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इसका हमने उदाहरण दिया है कि ये छत्तीसगढ़ और हमारी जो पुदुचेरी है उसमें ये सिस्टम लागू किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब इसे सब्सिडी जो मिलती है फूड ग्रेन की वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। और इसके लिए हमारे पास अच्छी खासी बैंक सिस्टम होना चाहिए जिससे वो अपना कैश एक्सेस कर सके। तो ये है सेकंड, इससे भी हम इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, हालांकि उस पर वहाँ पे चैलेंजेस है अगेन।
और नेक्स्ट है थर्ड, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे कि मैंने बोला मध्य प्रदेश में ये चीज़ मतलब काफ़ी टाइम तक कंप्लेंट्स आई थी कि जो ग्रेन मिलते हैं जैसे व्हीट राइस जो मिलता है उसमें कीड़े लगे होते हैं या वो खाने लायक ही नहीं बचते हैं। तो ऐसे जो इश्यूज होते हैं इसके रिड्रेस करने के लिए अच्छा खासा मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बाद में लाया। ये पोर्टल है समाधान पोर्टल, वहाँ पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आप जाके बता सकते हो और तुरंत आपको उसका समाधान मिल जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैलेंज जो है फोर्थ जो है, जैसे कि हम पीडीएस को इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बना कैसे सकते हैं ये देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो सोशल ऑडिट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके भी हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं पीडीएस को, और इससे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। उड़ीसा कम्युनिटी मॉनिटरिंग ऑफ पीडीएस। देखो अगर कम्युनिटी मॉनिटरिंग करती है तो पता होता है, अगर सपोज मान लीजिए 100 लोगों का गांव है और वहाँ पे फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है कुछ सीनियर लोगों की हो सकती है या कोई ऐसे जो होते हैं ना लीडर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, हर गांव में आपको दिखाई देंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। तो इससे भी हम इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। मतलब कोई भी जो है मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जीपीएस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप सप्लाई चेन, जैसे कि एफसीआई से फूड आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट से फिर प्राइस शॉप तक जा रहा है फूड, तो उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं जीपीएस पे कहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि लीकेज होने के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये किया भी है और इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है। तो ये कुछ हम इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग और जो ऑदर क्या है, हमारे शांता कुमार कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, तो उसके बारे में भी हम सोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट है वो बताना चाहती हूँ, वो है कि इम्पैक्ट ऑफ पीडीएस ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि इसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो शेयर इन फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स के ऊपर पैसों का मतलब एक्सपेंडिचर होना था वो एक्चुअल में अब कम हो गया है। यहाँ पे देखो शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिक्लाइन वाइल नॉन फूड आइटम्स इंक्रीज बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया सिंस 1999 टू 2000 तक। ये सर्वे में बताया गया है कि जो शेयर एक्चुअली पहले क्या होता था, चावल व्हीट गेहूं लेने पे पैसे खर्च हुआ करते थे, लेकिन अब उसके ऊपर नहीं होते हैं क्योंकि वो तो बहुत सस्ते पैसे में मिल रहा है। तो अदर चीज़ों पे अब एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। ये दोनों जगह मतलब रूरल भी और अर्बन दोनों भी जगह पे ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये हो रहा है कि शिफ्ट इन एक्सपेंडिचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि हाई वैल्यू एंड जो हमारा न्यूट्रिशियस फूड था जैसे कि एनिमल और ये हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर अब ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे मिलती नहीं है पीडीएस में। तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये है कि डाइवर्सिफाइंग फूड बास्केट अमंग द फूड आइटम्स कंजप्शन इज हाईएस्ट इन बेवरेजेस रिफ्रेशमेंट्स एंड प्रोसेस्ड फूड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। मतलब जो पैसा बचता है व्हीट चावल शुगर इससे लेके जो पैसा बचता है वो पैसा वो आप कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसके ऊपर ये ज़्यादा पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिवेलेंस ऑफ राइस एंड व्हीट। तो एट ऑल इंडिया लेवल परसेंटेज शेयर ऑफ राइस एंड व्हीट इन टोटल पर कैपिटा सीरियल कंजप्शन स्टैंड्स एट अराउंड 96%। तो ये मतलब जो एक्सपेंडिचर है व्हीट और राइस तो उसका देखा जाता है तो ज़्यादा है, मतलब
जैसे हमें ये पीडीएस के थ्रू कम प्राइस में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम तो सस्ते में तो मिलता है, लेकिन हमारा जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है। आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 95% पीपल रोटी खाते हैं, मतलब गेहूं की रोटी खाते हैं, और राइस तो लगभग हर जगह पे चलता है। तो 96% पीपल ये खाते हैं राइस और व्हीट, तो इसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हैं हम पीडीएस का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अभी हमें देखना है बाकी बस नीति आयोग का ही बचा है, तो वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे है वो, अगर आपको इसकी पीडीएफ बना के चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें देने में, और सीरियल नंबर से ही दूंगी मैं अच्छे से। ठीक है, तो नीति आयोग ने बोला गया है, मतलब नीति आयोग ने कहा कि जो बेनिफिशरीज है उनको रिड्यूस करो। काफ़ी ऐसे जो होते हैं अपर लाइन पे भी होते हैं, कुछ लोग बिलो पावर्टी लाइन पे होते हैं, कोई अपर पावर्टी लाइन पे होता है, तो जो अच्छा खासा मतलब ले सकते हैं उनको कम कर देना चाहिए। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 75% रूरल एरिया में है तो वहाँ पे 60% लोगों को आपको देना चाहिए। अर्बन एरिया में जो है वो 50% है ना, तो उनको 40% कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, 80 करोड़ से 70 करोड़ तक का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इस तरह से बोला है। और इससे रिड्यूस होगी, कितनी सब्सिडी रिड्यूस होगी, 48,000 करोड़ सब्सिडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे नीति आयोग ने कहा है। तो आपको सोल्यूशन में ये भी बताना है कि नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया है, ये बताना है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी क्या सजेस्ट किया है वो बताना है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि जो सेंट्रल इशू प्राइस है, CIP जो है, उसको भी इंक्रीज कर देना चाहिए। कब से, 2013 से लेके आपने 2 और 3 ही रुपए रखा है, तो उसको बढ़ा देना चाहिए। ऐसा ही इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 2021 में भी बोला गया था। और शांता कुमार कमेटी ने जो पीडीएस रिफॉर्म के बारे में बोला है, तो उन्होंने सजेशन दिया, यही रिकमेंड किया है कि जैसे अभी नीति आयोग ने बोला था कि रिड्यूस कर देना चाहिए बेनिफिशरीज, तो इन्होंने भी यही बोला है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर हमें 67% से लेके 40% तक हमें रिड्यूस कर देना चाहिए नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, तो ये बोला गया है। और उन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन ये दिया है कि अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू प्रोक्यूर एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ताकि जो प्राइवेट जो होते हैं वो अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और प्रोक्यूर भी कर सकते हैं, तो इसके लिए इनको अलाउड कर देना चाहिए, ये शांता कुमार कमेटी ने मतलब कहा है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ये भी बोला है। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बोला है कि स्टॉप बोनसेस ऑन MSP के ऊपर जो बोनसेस दिए जाते हैं उसको मतलब कम कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश में कर देना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला है शांता कुमार कमेटी ने। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि डीरेगुलेट फर्टिलाइजर सेक्टर को डीरेगुलेट करना चाहिए। प्रोवाइड कैश फर्टिलाइजर सब्सिडी 7,000, मतलब ये के का मतलब 1000 होता है, 7,000 पर हेक्टर टू फार्मर्स। तो इन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को पैसों में देनी चाहिए, वो भी 7,000 पर हेक्टर वो देनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। और नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विडेशन पॉलिसी फॉर बफर स्टॉक के लिए क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लानी चाहिए, जैसे कि शुड ऑफलोड सरप्लस स्टॉक इन ओपन मार्केट और एक्सपोर्ट एज पर द नीड। इन्होंने बोला है कि जो ज़रूरी नहीं होता है, अगर कोई धान आपके पास बच जाता है, ग्रेन बचता है, अलोकेट करने के बाद, मतलब पीडीएस के थ्रू अलोकेट करने के बाद आपके बफर स्टॉक में वीट राइस अगर बचता है तो उसको आपको ओपन मार्केट में अपलोड कर देना चाहिए या तो एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। उससे जो पैसा आता है उससे आपको अगेन फूड खरीदने में बेनिफिट होगा, ये शांता कुमार कमेटी ने कहा है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि एबॉलिश लेवी राइस का मतलब यही होता है, एक पॉलिसी है, लेवी राइस की पॉलिसी है, मतलब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट
एक मिल से, अगर सपोज कोई गेहूं की मिल हो या राइस की मिल है, तो वहाँ से अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो गवर्नमेंट एक सर्टन परसेंटेज में वहाँ से राइस या व्हीट खरीद रही है, और वो एक कंपलसरी खरीदना ही खरीदना है कि आपको या तो 75 टन हो या 25 टन हो, कि जितना भी है एक सर्टन लिमिट पे आपको वहाँ से खरीदना ही खरीदना होता है। लेकिन यहाँ पे शांता कुमार कमेटी ने यही कहा है कि मिल आर अलाउड टू सेल ओनली द रिमाइंडर इन द, सॉरी ये पॉलिसी का ही पार्ट है, फिर बाद में जो बचता है गवर्नमेंट खरीदने के बाद उस मिल के पास जो बचता है वो मिल ओपन मार्केट में बेच सकती है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो ऐसी पॉलिसी होती है कि सर्टन टाइम, सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि वो 75 टन खरीदे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नीड कितनी है गवर्नमेंट को मान लीजिए नीड सिर्फ 70 की है, 70 टन की, तो क्यों 75 खरीदे? तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये 5 टन तो वेस्ट ही जाएगा, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो वो वेस्ट ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि शांता कुमार ने बोला कि नहीं, आपको जितना जरूरी है ये लेवी राइस का पॉलिसी जो है उसको खत्म कर दीजिए, आपको एक्चुअल में जितना जरूरी होता है उतना ही आप खरीदी कीजिए, ऐसा शांता कुमार कमेटी ने कहा है। तो ये जो रिकमेंडेशन है शांता कुमार कमेटी की, आप वे फॉरवर्ड में एज अ सोल्यूशन के तौर पे वहाँ पे आप लिख सकते हो। जब भी पीडीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चाहे चैलेंजेस आ जाए, चाहे उनके मतलब कोई लिमिटेशन आई होगी वहाँ पे, हम अगर हर क्वेश्चन में वहाँ पे होता है ना कि अगर चैलेंजेस लिख रहे हैं तो वे फॉरवर्ड में हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो आप वहाँ पे ये कोट कर सकते हो, चाहे नीति आयोग का करो चाहे इकोनॉमिक सर्वे का करो, कर देना, इससे अच्छा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आज हमने पीडीएस का पूरी तरह से मतलब चैलेंजेस, उसको कैसे हम ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारा 2013 का, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। उसके साथ ही जो हमारा फूड कोऑपरेशन इंडिया है उसको भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।